जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए साथियों, आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर हम कुछ हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, ये साथियों हिंदी का स्पेशल क्लास होता है और ऑलरेडी हमने 6 क्लास करा के रखा है। आप उस वीडियो को जाके वॉच करिएगा। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा साथियों। चलिए तो वीडियो करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है प्यारे साथियों, चलिए साथियों, आपका जो पहला प्रश्न कहता है स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में दिए गए 11, 13, 9 या फिर 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो स्वरों की संख्या होती है वो कितना होती है, 11 होती है। अगर बात कर ली जाए कि स्वर होते क्या हैं प्यारे साथियों, तो स्वर जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, इनके बोलने के लिए किसी समय या किसी हवा का रुकावट नहीं निकलती, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ आदि, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके स्वर होते हैं। ठीक है, तो आपका पहले प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। विराम चिन्ह दिए गए हैं, वाक्य है आपका सुनील जरा इधर आना। आपके विराम चिन्ह दिए गए हैं, इस पहले वाले विराम चिन्ह को बोलते हैं विस्मय चिन्ह, विस्मय विराम। ठीक है, सेकंड वाले को कहा जाता है अपूर्ण विराम, क्या, अपूर्ण विराम। थर्ड वाले को कहा जाता है अल्प विराम, जिसको हम लोग कॉमा भी बोलते हैं। और लास्ट वाले को क्या कहा जाता है, अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सुनील, उसके बाद क्या रहेगा, अल्प विराम यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। सुनील के बाद अल्प विराम रहेगा, जरा इधर आना। तो प्रश्न नंबर 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्प विराम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है साथियों। वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए या अलंकार के लिए। अगर बात कर ली जाए साथियों संज्ञा के लिए, ठीक, तो जो वचन का प्रयोग होता है वो संज्ञा के लिए ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। सर्वनाम की बात कर लीजिए साथियों, तो सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के रिप्लेस पर यूज किया जाता है। ठीक, संज्ञा के रिप्लेस पर, जैसे संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। विशेषण क्या होती है साथियों, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। क्या, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा को बढ़ाता है। ठीक है, काव्य की शोभा को बढ़ाता है ना। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद चिन्हित कीजिए। इसमें कौन सा सर्वनाम पद है उसको आपको क्या करना है, चिन्हित करना है। तो राधा जो होते हैं ये एक नाम है और नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा। तो ये आपका क्या हुआ, संज्ञा हुआ। ठीक, राधा क्या हो गया साथियों, राधा आपका संज्ञा हो गया। ठीक, अब बात कर लीजिए वाह। वह क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहा जाता है, सर्वनाम। अब बात कर लीजिए सुंदर। सुंदर जो है साथियों ये एक प्रकार का आपका विशेषण है। क्यों, क्योंकि सुंदर वर्ड जो है किसी को विशेषता को बताता है। जैसे राधा बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है। ठीक, और जो आपका विशेषण है साथियों विशेषण जो है ये एक प्रकार से आपके जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, तो आपका प्रश्न नंबर 4 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा,
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित करना था कौन सा सर्वनाम पद है। वह होता है, मैं होता है, तुम, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम पद है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक या क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, किसी संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता को बताई जाती है तब आपका होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। तो प्रश्न नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? जो मुख्य क्रिया होती है उसके अर्थ को जो स्पष्ट करते हैं साथियों, उसको क्या कहा जाते हैं? नाम बोधक क्रिया, प्रेरणा बोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया या सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कही जाती है साथियों। क्या कही जाती है? सहायक क्रिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे है, था, रहे हैं, रहे थे। ठीक, अगर ये वाक्य के लास्ट में आएगा तब कौन सा क्रिया होगी? सहायक क्रिया होगी। ठीक है साथियों, जैसे तुम खेल रहे थे, सुरेश चिल्ला रहा है ना, तो चिल्लाना और खेलना मुख्य क्रिया है, जबकि रहे थे और रहा है क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? निम्न में से अव्यय है। अव्यय क्या है साथियों? आपको अव्यय बताना है। भारत, श्याम, आ या दक्षिण। तो जो आपका अव्यय है साथियों वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आ जो होता है अव्यय होता है। ठीक है, क्या होता है? अव्यय। अव्यय क्या होते क्या है साथियों? अगर बात कर ली जाए, अव्यय ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे शब्द जिसमें वचन, लिंग, कारक, ठीक, आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं। जैसे अगर भारत की बात कर ली जाए साथियों तो ये एक प्रकार से आपका नाउन था, श्याम भी एक प्रकार से संज्ञा है, दक्षिण भी एक प्रकार की दिशा को बता रहा है ना, तो ये भी क्या है? संज्ञा थी। ठीक, चलिए और भी इसके उदाहरण होते हैं, जैसे वाह, शाबाश, हाँ, और, किंतु, जब, तब, अतः आदि, ये सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? लिंग के आधार पर असंगत युग्म बताइए। लिंग के आधार पर, जैसे छात्र और छात्रा, इसमें ये पुल्लिंग लिंग, ये क्या है? स्त्री। पौड़, प्रौढ़ा, प्रौढ़, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आयुष्मान और आयुष्मती, पुरुष और स्त्री। सांप और सौंपनी, ये आपका क्या है? गलत है। असंगत युग्म यही वाला है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर डी। इसका जो संगत युग्म होगा साथियों वो होगा सांप, सांपिन होता है। ठीक, क्या होता है? सांप और सांपिन। शेष जितने विकल्प हैं सब संगत हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? असंगत युग्म है। इसका संगत युग्म क्या होगा? सांप और सांपिन। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है प्यारे मित्रों? इनमें से एक वचन बहुवचन का युग्म नहीं है। कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक वचन और बहुवचन का युग्म नहीं है? आंसू, आंसुओं, चिड़िया, चिड़िया, घोड़ा, घोड़े, गाली, गालियाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, चिड़िया और चिड़िया मतलब संख्या में बोध हो रहा है, घोड़ा, घोड़े संख्या में बोध हो रहे हैं,
गली गलियां संख्या में बोध हो रही है। आंसू और आंसुओं ये आपके क्या है, बहुवचन का युग्म नहीं है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन का युग्म नहीं है। ठीक, जो आपका आंसू शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, एक वचन में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कहता है, रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण कीजिए। ऑप्शन है, रमेश घर आ रहा था, रमेश घर आया था, रमेश घर आएगा, या रमेश घर आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, रमेश घर आया। इसका जो संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा, रमेश घर आ गया होगा। ठीक, चलिए इसी के क्रम में अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करिएगा साथियों, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, किस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस हैं, कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य, भाववाच्य या सभी में। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, भाववाच्य में क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता और न ही कर्म बल्कि क्रिया के भाव को प्रधानता हो, वहाँ पे क्या होता है? भाववाचक होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्रिया के जिस रूप में आपके कर्ता और न ही कर्म, ठीक है, बल्कि क्या होनी चाहिए? आपके भाव होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? आपका भाववाच्य होता है। हर वक्त आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कहता है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत में हिंदी में कितने कारक होते हैं? ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। आचार्य किशोर दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? 6, 7, 8 या 5? मुख्य रूप से कारक तो 8 ही होते हैं। ठीक, आप जानते हैं मुख्य रूप से कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एक बार ध्यान से आप कारक को फिर से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। हम बोल रहे हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। आई होप आपने नोट किया होगा। हमारे पास स्पेस कम होता है, नहीं तो हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो आपके आचार्य किशोरी दास वाजपेयी थे, इनके अनुसार कारक को कुल 6 प्रकार बताया गया था। कितना साथियों? 6 प्रकार बताया गया था। ठीक है, कारक के कुल 6 प्रकार बताए गए हैं। किसके अनुसार? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार। बाकी आपके जो कारक होते हैं मुख्य रूप से आप जान ही रहे हो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इन्होंने 6 कारक बताए। कौन कौन से कारक बताए हैं उसको एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। तो इन्होंने वर्ता को बताया था साथियों। किसको? वर्ता बताया, कर्म बताया, करण बताया, संप्रदान बताया, ठीक, आपादान को बताया एवं अधिकरण को बताया था। किसको?
अधिकरण को। ठीक है, 6 बताए हैं, वर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण को। इन्होंने संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना था। कौन? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना था। तो प्रश्न नंबर 12 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा शब्द साथियों क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है। तो अंगरक्षक शब्द जो है साथियों वो तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव है। ठीक है, जिसका तत्सम शब्द क्या होगा? अगर इसको हम तत्सम शब्द में कन्वर्ट कर दें इसमें, तो इसका होगा अंग रक्षक। क्या होगा? अंग रक्षक। ध्यान से देखिएगा, अंगरखा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगरक्षक, और ये एक प्रकार से क्या है? तद्भव है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कहता है और आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द बताइए। कोई ऐसा शब्द जिसमें अगर उपसर्ग आ लगा दिए जाए और प्रत्यय ता लगा दिए जाए तो क्या शब्द बनेगा? अनुगूढ़ता, अवर अवसरवादिता, अनन्यता या असहनशीलता। तो अगर हम मूल शब्द इसमें अब हमें पकड़ना है। मूल शब्द अगर हम सहनशीलता लें साथियों, क्या? सहनशील लें। ठीक, सहनशील लें तो प्रश्न के अनुसार आपको बोला है कि उपसर्ग आ लगाइए। उपसर्ग का मतलब होता है क्या? उपसर्ग का मूल शब्द के आगे हम जोड़ते हैं। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? मूल शब्द के आगे। उपसर्ग दिया गया है ए, तो हम ए आ को क्या लगाते हैं? शब्द के आगे। ठीक, फिर प्रत्यय मतलब क्या होता है? मूल शब्द के पीछे जोड़कर। तो प्रत्यय जो दिए गए है क्या है? ता। ठीक, तो अब क्या बना आपका? असहनशीलता। तो प्रश्न नंबर 14 के लिए राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, असहनशीलता। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कहता है सावधानी शब्द में उपयुक्त प्रत्यय। सावधानी शब्द में बड़ी, छोटी या धानी या आनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, सावधानी शब्द में बड़ी वाली ई क्या है? प्रयुक्त है प्रत्यय के रूप में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं, और यहाँ पे कुछ वर्ड बने हैं, सदा तरसता ही रहता है। जो आप संपन्न लिखे हो साथियों, इसी का विलोम शब्द उक्त पूर्ण कीजिए। मतलब जो उपरोक्त स्थान है वहाँ पे भरा जाएगा संपन्न शब्द का विलोम। तो विलोम शब्द क्या होता है कि जस्ट अपोजिट वर्ड होते हैं, किसी शब्द के उल्टा कर देना। वीर होगा अपंग या विपत या शाही। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपन्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? विपन्न होता है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। सभ्य व्यक्ति जो होते हैं वो किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठीक, तो जो आपका रेखांकित शब्द है साथियों वो क्या है? सभ्य। अब सभ्य शब्द का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। ठीक है, देखिए भद्र, शील, शालीन या असभ्य। तो सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? असभ्य होगा। क्या होगा? असभ्य। तो प्रश्न नंबर 17 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अब बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 5, 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला क्या होता है साथियों? एकार्थी शब्द होते हैं। ठीक, क्या? एकार्थी शब्द।
दूसरा क्या होता है प्यारे साथियों, अनेकार्थी शब्द, अनेक आर्थी शब्द, ठीक। और तीसरा है समानार्थी शब्द, ठीक है। चौथा क्या है आपका विपरीत विपरीत विपरार्थी शब्द, ठीक है। विपरार्थी शब्द होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरार्थिक शब्द। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए, प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आँख का जो पर्यायवाची होगा साथियों, अक्ष की बात कर ली जाए, अक्ष के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं प्रतिबिंब। क्या होते हैं? प्रतिबिंब, ठीक। और क्या होता है? छाया होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं। नज़रिए की बात कर लीजिए प्यारे साथियों, तो नज़रिए का जो होता है पर्यायवाची, दृष्टिकोण, थोड़ा स्पेस कम है, मत, ठीक, आदि। अब बात कर ली जाए लोचन की, तो लोचन शब्द जो है वो आँख का क्या है? पर्यायवाची है। क्या है? आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है? लोचन, ठीक। और अगर बात कर ली जाए, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसके और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे नेत्र होता है, नयन होते हैं, लोचन आप देख ही रहे हो, ठीक, अंबक होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थिक शब्द है? ठीक, मेढक, मुद्रा, बोरा, मोती। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? मुद्रा का अर्थ है, जैसे देखिए मेढक का अर्थ मेढक ही होगा, बोरा का अर्थ बोरा, मोती का अर्थ बहुत कम होते हैं। अगर हम बात कर लें मुद्रा की, तो मुद्रा में देखिए साथियों आपके सिक्का आते हैं। क्या आता है प्यारे? सिक्का। मोहर भी इसी में आते हैं, ठीक है। छाप, चिन्ह, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके मुद्रा के अनेक अर्थ हैं। अनेकार्थी मतलब होता ही है कि एक शब्द का अनेक अर्थ होना। तो मेढक का यहाँ पे एक ही अर्थ होगा, मुद्रा का देख ही रहे हो आप लोग, बोरा का एक ही होगा, मोती का एक दो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? फूल की रज, पार्थिव, प्रदोष, पतित या फिर पराग। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, फूल की रज को हम पराग कहते हैं। क्या कहा जाता है? पराग। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। फूल की रज को क्या कहा जाता है? पराग कहा जाता है। और जो आपके पतित होते हैं, पतित को जिसका नैतिक पतन हो चुका है, ठीक, जिसका नैतिक पतन हो चुका होता है उसको हम क्या कहते हैं? पतित बोलते हैं, ठीक है। नैतिक पतन मतलब उनका नैतिकता को क्या कर लिया गया हो? छीन लिया गया हो। पार्थिव मतलब प्रदोष मतलब क्या होता है? सूर्य के अस्त होने का समय होता है। किसके? सूर्य के अस्त होने का समय होता है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए, पार्थिव मतलब क्या होता है? पार्थिव मतलब होता है प्यारे मित्रों, पृथ्वी से संबंध रखने वाले। कहाँ से? पृथ्वी से संबंध कौन रखते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पृथ्वी से संबंध कौन रखते हैं? और आपका पराग क्या होता है? फूल की रज, आप जान ही रहे हो, अच्छे बच्चे हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22 क्या कहता है साथियों? लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो ना, तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो इस प्रश्न नंबर 22 कहता है, जो अचानक आंखों में उलझ गया हो,
ये एक प्रकार का वाक्य है जो आँखों में अचानक उलझ गया हो, जैसे आजकल फिल्मी सॉन्ग चलते हैं, तुम मेरी नज़र में बैठ गए हो। ठीक, बताओ 6 फुट का इंसान किसी की आँखों में कैसे बैठ पाएगा। इस अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द बताइए। ठीक है, इस अनेक शब्द के लिए क्या बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। अनेका अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान या अंतधान या अंतर्धान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंतधान होगा ना। जो अचानक आंखों में उलझ गया हो, इसके लिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, अंतर्ध्यान। ठीक, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, संधि के कितने भेद होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संधि के 3 भेद होते हैं, आप लोग जानते ही हो। नहीं जानते हो, बता दिया ना मैं, अब जान गए हो ना। चलिए, पहला क्या होता है प्यारे साथियों, स्वर संधि। क्या होता है, स्वर संधि। ठीक, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ठीक, चलिए, अगर हम बात करें कि स्वर संधि होती क्या है, थोड़ा इस पे भी दिमाग लगाओ आप लोग। स्वर संधि क्या होता है, तो देखिए, जब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, स्वर संधि होते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। अब बात कर लें अगर विसर्ग की, तो विसर्ग में जो साथियों स्वर और व्यंजन को ही मिला दो, क्या बन जाएगा, विसर्ग। जैसे विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाएगा, विसर्ग संधि। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ हम। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, समास के कितने भेद हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, समास के कुल 6 भेद होते हैं। आप लोग, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे। 6 भेद होते हैं। पहला होता है द्वंद्व, दूसरा होता है द्विग समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है तत्पुरुष समास, पांचवा होता है बहुब्रीहि समास, और छठवा क्या होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक, एक बार नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को पीछे करिए, वीडियो को पीछे से देखिए फिर से, और 6 के 6 नाम क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, इससे प्रश्न को पूछा जाता है। अब प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य को क्या करना है, चयन कीजिए। काम पूरा कर डालो, नहीं तो जुर्माना होगा। ठीक, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। इसमें तो देख ही रहे हो, ये सर्दी वर्ड गलत लिखे गए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका पहले ही रॉन्ग हो गया। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। ठीक, तो वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, वाक्य, यह वाक्य वर्तनी की दृष्टि से क्या है, शुद्ध है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो आपके शेष 3 विकल्प दिए गए हैं, ये आपके क्या हैं, अशुद्ध वाक्य हैं। इसका शुद्ध कैसे होगा, काम पूरा कर डालो, ठीक, नहीं तो जुर्माना होगा। ठीक है साथियों, इस समय सर्दी है, यहाँ पे ये तो रॉन्ग ही था, ये भी क्या है आपका रॉन्ग ही है। और प्रश्न ऑप्शन डी भी आपका क्या है, इसका राइट जो है साथियों, यहाँ पे अल्प विराम लगा है, इस अल्प विराम को अगर आप हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य होगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर 25 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ ये आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताइएगा साथियों।
अब हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।